हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप। तो जैसा कि आप सबको पता है, IRDAI असिस्टेंट मैनेजर का फेज़ 1 का एग्ज़ाम अब नज़दीक है। तो आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो आपकी प्रिपरेशन को थोड़ा और बूस्ट करने के लिए ये जो सेशन है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज के इस सेशन में हम लर्न करेंगे 10 यूजफुल ट्रिक्स फॉर रीजनिंग, जिसकी हेल्प से आप क्वेश्चंस को एक सही तरीके से अप्रोच कर सकते हो। यू विल लर्न सम इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स सो दैट यू विल अवॉइड वेस्टिंग टाइम इन योर एग्जामिनेशन और जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो क्वेश्चंस की। ठीक है, तो वैसे तो आई होप आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो। फेज़ 1 का आप लोगों ने हर एक सेक्शन की अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है। जैसा कि आप सबको पता है 90 मिनट्स का हमारा टोटल टाइमिंग है फॉर 160 क्वेश्चंस। ठीक है, अब इन 160 क्वेश्चंस में आप लोगों को अच्छे से हर एक सेक्शन वाइज खुद से टाइम डिवाइड करना है, खुद से देखना है कि कौन से सेक्शन को आपको कितना टाइम देना चाहिए सो दैट यू आर गोइंग टू क्लियर द सेक्शनल कट ऑफ्स टू। ओके, so let's start the session with our first useful trick for reasoning। तो ये सिलोजिज्म का ट्रिक है आपका, जिसमें हमारे ओनली टाइप की स्टेटमेंट आती है। जैसे आपने देखा होगा ओनली के क्वेश्चन आते हैं, जैसे ओनली ए आर बी, इस टाइप का आपके पास एक स्टेटमेंट आती है। ठीक है, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे ताकि हम आगे चल के इस स्टेटमेंट पे बेस्ड जितने भी कंक्लूजन हो, जितने भी क्वेश्चन हमारे पास आए वो रॉन्ग ना हो। तो अगर स्टेटमेंट ऐसी है जैसे कि जनरली पॉडकास्ट आर नेटफ्लिक्स, ओनली पॉडकास्ट आर स्पॉटिफाई। ठीक है, सो ओनली पॉडकास्ट आर स्पॉटिफाई, ऐसे करके कुछ बनेगा आपका। और यहाँ पे सम, जनरली मतलब सम होता है नेटफ्लिक्स। ठीक है, ये बन गया। अब हमारे पास ये हो गया ओनली का फिगर। तो यहां से हम कौन कौन से कंक्लूजन को ट्रू कर सकते हैं सिर्फ अभी ये देखते हैं। ठीक है, तो आपको बस यहां से ये ध्यान रखना है, इस टाइप के ही कंक्लूजन इस टाइप के फिगर से ट्रू होते हैं और कोई नहीं। जैसा कि यहां से हमें सिर्फ इतना पता है, सम नेटफ्लिक्स आर पॉडकास्ट। ठीक है, और यहां से हमें क्या पता है, एक आपका ऑल, ये सारे देखो, सम पॉडकास्ट आर स्पॉटिफाई। ठीक है, और क्या पता है सबसे इंपॉर्टेंट, नो स्पॉटिफाई इज नेटफ्लिक्स। क्योंकि जो ये अंदर वाला हमारा एलिमेंट होता है इस ओनली के फिगर में, उसका किसी भी दूसरे एलिमेंट से हमेशा नेगेटिव रिलेशन होता है, पॉजिटिव रिलेशन नहीं होता है। सो नो स्पॉटिफाई इज नेटफ्लिक्स या नो नेटफ्लिक्स इज स्पॉटिफाई, नो और सम स्पॉटिफाई आर नॉट नेटफ्लिक्स, ये भी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। सारे ही ये जो कंक्लूजन दिख रहे हैं आपको क्या होंगे, करेक्ट होंगे। अब इसमें से रॉन्ग कंक्लूजन क्या होगा, सम स्पॉटिफाई आर नेटफ्लिक्स या फिर सम स्पॉटिफाई आर नेटफ्लिक्स इज अ पॉसिबिलिटी, कंप्लीटली रॉन्ग होगी, बिकॉज इवन अ पॉसिबिलिटी डज नॉट एग्जिस्ट हियर। तो अगर मेरे पास कभी भी अगर इस टाइप से आ गया, सम स्पॉटिफाई कैन बी नेटफ्लिक्स, तो हमेशा याद रखना है कि ये क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। यही वाले क्या होंगे, सारे करेक्ट होंगे आपके। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको ये कंक्लूजन को थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि जब हमने ऐसा फिगर बनाया था या हमने ऐसे स्टेटमेंट पढ़ी थी, तो इस टाइप से हमको वहां पे कुछ कंक्लूजन ट्रू हम कर सकते हैं। ओके, सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। जब हमारे पास ओनली अ फ्यू टाइप की स्टेटमेंट्स आती हैं, तो किस किस कंक्लूजन को हम यहाँ पे ट्रू कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास है ऑल काउ आर पेट। क्या है, ऑल काउ आर पेट। ओनली अ फ्यू बर्ड आर पेट, तो ओनली अ फ्यू बर्ड, तो बर्ड। ठीक है, यहां पे से ये हो गया पूरा ओनली का फिगर। अब यहां पे हमें क्या क्या देखने को मिलता है, जैसे कि हम देख सकते हैं सम पेट आर बर्ड या सम बर्ड आर पेट। ठीक है, और वी कैन ऑल्सो सी सम पी आर नॉट पी।
ये भी करेक्ट होगा, ये भी करेक्ट होगा, सॉरी सम बी आर नॉट पी, ठीक है, बिकॉज ओनली अ फ्यू बर्ड आर पेट बोला है ना, तो यहाँ पे वी कैन सी दैट कोई एक डॉट पार्ट, कोई एक ऐसा पार्ट है जो पेट से नो का रिलेशन दिखाता है, तो सम बी आर नॉट पी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारा हो गया, आगे देखते हैं क्या हमारा इसमें से करेक्ट हो सकता है। अभी ये पॉइंट आपने देख ली, ऑल काउ आर पेट तो हो गया, ठीक है, सम बर्ड आर पेट हमारा हो सकता है, यहाँ पे से सम बर्ड आर पेट भी हो सकता है हमारे पास, ठीक है। और एक और चीज हमारी यहाँ पे हो सकती है, ऑल पेट कैन बी बर्ड, ऑल पेट कैन बी बर्ड बिल्कुल करेक्ट होगा। अब रॉन्ग क्या हो सकता है, यहाँ पे से एक चीज रॉन्ग हो सकती है, ऑल बर्ड कैन बी पेट, क्या ये सही होगा? नहीं, ये हमेशा रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि वी नो दैट हमारे पास बर्ड के अंदर एक ऐसा पार्ट है जो पेट से रिलेट कैसे करता है, नेगेटिव रिलेशन दिखाता है। इसलिए जब पता है कि कोई एक पार्ट ऐसा है जिसका हमेशा नेगेटिव होगा, तो सारे का पॉजिटिव हम कैसे दिखा सकते हैं, राइट। तो हमेशा जो ये वाला पॉइंट है, ये हमेशा क्या करेगा, रेस्ट्रिक्ट करेगा बर्ड को पेट के अंदर जाने के लिए। तो ऑल बर्ड कैन बी पेट रॉन्ग होगा। अगर हम इसको दूसरी लैंग्वेज में पढ़ें, तो अगर कभी आपके पास इस टाइप से कंक्लूजन आता है दैट ऑल बर्ड कैन नेवर बी पेट, तो इसको आप क्या करोगे, करेक्ट करोगे, ठीक है, या इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, ये हमेशा आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। तो इस तरीके से कुछ कंक्लूजन आपको ध्यान में रखने हैं भाई, कि इस टाइप का या ओनली अ फ्यू का फिगर होता है, तो हम ये चीजें वहां से समझते हैं, या ये कंक्लूजन यहां से ट्रू होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ पे से अब हमारे पास है नॉर्मल स्टेटमेंट, जिसमें अगर मेरे पास कोई अगर दो एलिमेंट हैं, उनके बीच में डायरेक्ट रिलेशन गिवन ना हो, तो क्या होता है। जैसे कि सम गेट आर डोर, सम डोर आर विंडो, एज वी कैन सी हियर डोर और गेट और विंडो के बीच में ना कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं गिवन हो रखा है। ये गेट का सर्कल है, ये विंडो का सर्कल है, डायरेक्ट रिलेशन नहीं गिवन हो रखा है। तो हमेशा याद रखना, इसमें आप एक पॉइंट याद रखो कि कभी भी इस टाइप की सिचुएशन आती है, तो जो भी इसके बीच में, गेट और विंडो के बीच में सिर्फ, ठीक है, इन दोनों के बीच में कभी भी कोई डेफिनेट कंक्लूजन गिवन होगा ना, वो रॉन्ग होगा। किसके बीच में? गेट और विंडो की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो गेट और विंडो के बीच में कोई भी डेफिनेट, किसी भी टाइप का, चाहे सम नो, किसी भी टाइप का आपका डेफिनेट कंक्लूजन होगा, वो रॉन्ग होगा। जैसे हम यहाँ पे अगर हम ध्यान दें, तो अगर आया सम गेट आर विंडो, नो गेट इज विंडो, या सम विंडो आर नॉट गेट, इस टाइप से हमारे पास आया। अभी हमने क्या कहा, किसी भी टाइप का डेफिनेट कंक्लूजन होगा, वो हमेशा रॉन्ग होगा। तो ये पॉइंट याद रखोगे आप टाइप से, ठीक है। अब यहां पे से अगर मान लो हमने लिखा कि सम गेट आर विंडो इज अ पॉसिबिलिटी, अगर हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है, तो आपके पास वहां पे क्या होगा, सम गेट आर विंडो इज अ पॉसिबिलिटी। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो इनडेफिनिट कंक्लूजन होते हैं, या फिर सिंपल भाषा में कहें कि जो कंक्लूजन जिनमें पॉसिबिलिटी वर्ड का प्रेजेंस होता है, कैन वर्ड होता है, मे वर्ड होता है, वो ट्रू भी हो सकते हैं और फॉल्स भी हो सकते हैं। ट्रू होंगे जब आपकी ये रिलेशन पॉसिबल हो पाएगी, और फॉल्स कब होंगे, जब मान लो पॉसिबिलिटी भी अगर रॉन्ग होती, किसी रेस्ट्रिक्शन, कोई रेस्ट्रिक्शन हमारा वहां पे आ जाए तो, ठीक है। तो आप डेफिनेट कंक्लूजन ऑलवेज फॉल्स, इनडेफिनेट कंक्लूजन आपको थोड़ा सोचने की जरूरत पड़ेगी कि क्या फॉल्स है, क्या ट्रू है। ज्यादातर ट्रू ही होते हैं। फॉल्स कब होंगे, जब कोई रेस्ट्रिक्शन वहां पे आ जाएगी, ठीक है। तो सम GRW इज अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल करेक्ट। चाहे आप ये भी बोल दो, ऑल
जी कैन बी डब्ल्यू, ये भी करेक्ट होगा, ठीक है, ये भी करेक्ट होगा, ये भी करेक्ट होगा, या ऑल डब्ल्यू कैन बी जी, बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे से नेक्स्ट पॉइंट पे। सो आई होप आपको सिलोजिज्म के ये 3 पॉइंट अच्छे से ध्यान में आए होंगे। फर्स्ट हमने किया था ओनली वाले स्टेटमेंट पे कौन कौन से टाइप के कंक्लूजन ट्रू होते हैं, ये आपको पॉइंट्स थोड़ा सा ध्यान में रख लो, ठीक है। ओनली अ फ्यू टाइप के कंक्लूजन में कौन कौन से कंक्लूजन यहाँ पे ट्रू रहते हैं और कौन से फॉल्स हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जब डायरेक्ट रिलेशन ना गिवन हो किसी भी दो एलिमेंट के बीच में, तो कौन से कंक्लूजन हम ट्रू मानते हैं और कौन से फॉल्स मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है। अब हमारे पास इनइक्वालिटी है, सिंपल इनइक्वालिटी, कि अगर मेरे पास कुछ इस टाइप से कंक्लूजन गिवन हो और आपको इधर और का कोई केस यहाँ पे अप्लाई होने का चांसेस हो, तो थोड़ा इधर और केस पे यहाँ पे हम समझेंगे। अब जैसे हमारे पास नॉर्मल टी और आर के बीच का रिलेशन गिवन है, तो देखते हैं, ये है आर, ये है टी, दोनों एक्स से रिलेट कर रहे हैं, तो अगर हम इसको पूरा कंबाइन करें, ये आप अपने माइंड में करते हो, राइट, तो आपके पास कैसा आएगा, ये कुछ इस टाइप से, ठीक है, ऐसा कुछ आ रहा है। अगर मैं टी और आर के बीच में, टी से आर की तरफ चले हैं, तो हम क्या मिलेगा, हमें नो रिलेशन मिल रहा है, नो रिलेशन established between R and T right now from the given statement, ठीक है। तो हमारे पास कोई भी रिलेशन स्टैब्लिश नहीं हुआ T और R के बीच में, या कंफर्म रिलेशन नहीं हो पाया। अगेन दूसरा भी चेक करो, आप R की तरफ से भी मूव करोगे तो भी आपको यही सिचुएशन दिख रही है, कौन सी, ये वाली। तो हमेशा याद रखिए, जब भी मेरे पास, देखो इधर और केस में दो चीजें होती है, या तो कंफर्म रिलेशन शो होता है, या मतलब जैसे हमारे पास कंफर्म रिलेशन होगा सिचुएशन के अंदर, या फिर नो रिलेशन होगा सिचुएशन के। तो जब भी इसका एक सिंपल ट्रिक याद रखिए, कोई ज्यादा चीजें समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिंपल ट्रिक याद रखिए कि जब भी नो रिलेशन होगा, 3 सिंबल चाहिए आपको और 3 रिलेशन बोल लो। कंफर्म रिलेशन होगा तो सिर्फ 2 सिंबल या 2 रिलेशन बोल लो आप लोग, ठीक है। 2 रिलेशन कंफर्म में, 3 रिलेशन आपके नो रिलेशन सिचुएशन पे, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि हमें पता नहीं है टी और आर कैसे एक दूसरे से रिलेट करते हैं, तो हम कहते हैं कि टी आपका ग्रेटर भी हो सकता है, टी आपका स्मॉलर भी हो सकता है, और टी आपका इक्वल भी हो सकता है। 3 टाइप के सिंबल, अगर हम इसको बाइफर्केट करें, तो ये 2 सिंबल्स में 2 पॉसिबल रिलेशंस में डिवाइड हो जाएगा, राइट। तो हमने 3 रिलेशन बना लिए टी और आर के बीच में, इनको हम कहेंगे 3 पॉसिबल रिलेशन। वी डू नॉट नो कि एग्जैक्टली इनमें से क्या करेक्ट होगा, क्योंकि दोनों ही आपस में वैसे रॉन्ग है। हम क्या कहते हैं, दोनों ही क्या है, रॉन्ग है। जैसे हमने यहाँ पे से किया, नो रिलेशन सिचुएशन आया, दोनों को रॉन्ग किया, तब हमने देखा एलिमेंट सेम है। एलिमेंट सेम होते हैं तो आप इधर और का ट्राई करते हो। इधर और के लिए तीसरी कंडीशन होती है सिचुएशन देखना, कौन सा सिचुएशन है, उस हिसाब से सिंबल्स का नंबर आप डिसाइड करते हो, सिंपल, ठीक है। यहाँ पे नो रिलेशन था, 3 मुझे रिलेशन चाहिए टी और आर के बीच में, मिल गए हैं हमको, तो हम यहाँ पे इधर और चूज कर सकते हैं। अगर तीनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, तब जाके आप वहां पे इधर और नहीं चूज करोगे, तब क्या चूज करोगे, कोई भी नहीं, ठीक है, नीदर। कैसे किया, फर्स्ट इधर और का केस में हमेशा ध्यान रखिएगा दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होते हैं। सेकंड कंडीशन क्या होती है, एलिमेंट सेम होते हैं, जिनके बारे में डिस्कशन हुआ है। थर्ड विल बी द सिचुएशन, या तो कंफर्म मिलेगी या तो नो रिलेशन मिलेगा, दोनों में से एक आपको चीज वहां पे मिलती है। कंफर्म मिलेगा 2 सिंबल चाहिए, नो रिलेशन मिलेगा 3 सिंबल चाहिए, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, इनइक्वालिटी के ही। अगर हमें कभी डेफिनेटली ट्रू शो करना होता है तो कैसे हम करते हैं, इस टाइप से आपके पास फिलिंग द ब्लैंक्स में दिया हुआ है कि फिलिंग द ब्लैंक्स के अंदर हमको ये क्या बोलते हैं, सिंबल्स को फिल करना है, ठीक है, हमको ये सिंबल्स को फिल करना है। अब आपको गिवन है कि f ग्रेटर आई एंड g ग्रेटर के डेफिनेटली ट्रू। अब आप सिंपल से सबसे पहले इसमें देखो, एलिमिनेट करो ऑप्शन को फटाफट से।
आपको बस इतना सोचना है, एफ ग्रेटर आई का सिंपल मीनिंग है जो एरो का चेहरा होना चाहिए, जो एरो का वो होना चाहिए, डायरेक्शन इस साइड में होनी चाहिए, मतलब कोई भी जो सिंबल होगा वो इस डायरेक्शन वाले सिंबल में होने चाहिए, इस साइड को उनका फेस होना चाहिए, ठीक है। तो इट मीन जो भी मेरे को दूसरी ऑपोजिट डायरेक्शन वाले सिंबल मिल रहे होंगे वो ऑप्शन पहले ही रॉन्ग कर दो, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, और आपका बाकी अभी ठीक है। तो ए और बी तो आराम से आपने रॉन्ग कर दी, कैसे? क्योंकि एफ और आई के बीच में हमें सारे सिंबल का डायरेक्शन इधर वाला चाहिए, इधर वाला, राइट। तो आगे हम अगर देखेंगे यहाँ पे एफ और आई के लिए तो हो गया, देखोगे आप तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। चेक करते हैं दूसरे की वजह से, जी और के में। अब जी और के में आप देखोगे कि मेरा डायरेक्शन उल्टा है, डायरेक्शन क्या है, ये वाली डायरेक्शन है। अब एफ और आई के लिए डायरेक्शन इधर होनी चाहिए, जी और के लिए डायरेक्शन उधर होनी चाहिए। तो अब क्या करोगे आप? अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको बैलेंस करना है कि इधर भी हम जा पाए, उधर भी हम जा पाए, दोनों साइड के लिए मूवमेंट हमारी क्या हो, इनहेंस हो जाए वहां पे, कंप्लीट हो जाए, ट्रेवल कर पाए हम। तो यहाँ पे आपको क्या कैसे बैलेंस आउट करोगे, कौन सा जो एक सिंबल है जो सबका भाई है, इक्वल टू, तो इक्वल टू अगर आप यहाँ पे लगा सकते हो तो जी से के भी चले जाओगे आप, और एफ से आई भी चले जाओगे। तो फर्स्ट ब्लैंक में इट इज नेसेसरी दैट हमारे पास यहाँ पे क्या होना चाहिए, डी, मतलब इक्वल टू होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इक्वल टू होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा कौन सा आंसर करेक्ट हो गया, डी ऑप्शन। कैसे किया आप लोगों ने? पहले हमने देखा कि हमको प्रूफ का क्या करना है, फिर हमने देखा कि सिंबल की डायरेक्शन किस साइड होनी चाहिए, अभी यहाँ पे था कि बीच में बैलेंस आउट करना था, तो बैलेंस किससे होगा, आपका इक्वल टू से होगा, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। उसके हिसाब से हमारा डी ऑप्शन मिल गया, ठीक है। एक और चीज है आपको यहाँ पे ये याद रखनी होती है कि जो प्रेफरेंस है, अगर मान लो मेरे पास ये वाले सिंबल हो पूरे फिल इन द ब्लैंक्स में और मुझे चाहिए जी ग्रेटर के, अगर मान लो ऐसा हमको चाहिए, तो एक फिल इन द ब्लैंक्स में आपको इस वाले सिंबल की नीड होगी ही होगी, अगर ये प्रेजेंट होगा तभी तो इसको प्रेफरेंस मिलेगी, तभी तो यहाँ पे शो होगा ना। इसलिए जब भी ये ऐसे कुछ करके आपको शो हो रहा हो तो आपको एक ये वाला सिंबल वहां पे चाहिए ही, आगे के काम आएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अभी हमने देखा कि जब हमको डेफिनेटली ट्रू शो करना है तो सिंपल हम जो रिलेशन है उसको वहां पे पुट करने की कोशिश करते हैं। अगर हमारे पास डेफिनेटली फॉल्स आया तो हम क्या करते हैं, सिंपल ध्यान रखना कि इस रिलेशन को डेफिनेटली फॉल्स शो करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, इस जो ये रिलेशन है उसका ऑपोजिट कर दो, बस उसका ऑपोजिट कर दो, मतलब के को छोटा दिखाना है आपका काम। यहाँ पे के ग्रेटर है ना, उसको डेफिनेटली फॉल्स बोला है, आपका काम है के को छोटा करना, बस ये करना है आपका, क्या है, के को छोटा दिखाना हमारा काम है। तो यहाँ पे जैसे के को छोटा करना है तो ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए ये एक सिंगल स्टेटमेंट में है, तो सारे सिंबल, सबसे पहला स्टेप तो यही होगा, सारे सिंबल का जो डायरेक्शन होगा वो सेम उसमें होनी चाहिए, कहीं पे भी बीच में के और एन के बीच में अगर मेरे पास ऑपोजिट सिंबल आता है तो वो ऑप्शन वैसे भी रॉन्ग होता है। तो पहले सबसे पहले यही चेक करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट को तो देखने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि एक दो तीन पीछे के तीन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या किया, जब भी मेरे पास दो ऑपोजिट सिंबल, जैसे ये वाला देखो सी वाला, सी में एक का फेस इधर है एक का फेस इधर है, तो ये ऑपोजिट हो गए, तो रॉन्ग हो गए। डी वाले में भी ऑपोजिट फेस हो रहा है तो ये भी रॉन्ग हो गया। सी और डी तो यहीं पे कैंसिल आउट हो गए हैं, ओके। अब हम नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। के को मुझे छोटा करना है, के को छोटा करने का मतलब है सारे सिंबल का डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन कौन सा होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए, कौन सा, ये वाला डायरेक्शन हो, के को छोटा करने के लिए। तो आपके पास डायरेक्शन ये वाली सही है, ये वाली सही है, इस ए ऑप्शन की वजह से तो के बड़ा आ जाएगा, राइट। तो आपके पास डायरेक्शन उस साइड में होनी चाहिए, तो फेस आपका उस साइड होगा बी ऑप्शन में, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट है, सिंपल। जब भी डेफिनेटली फॉल्स कहेगा आप कुछ मत करो, उस रिलेशन को ऑपोजिट कर दो, अगर ये बड़ा है यहाँ पे तो इसको छोटा दिखाना है, अगर ये छोटा है यहाँ पे तो इसको बड़ा दिखाना होता है, सिंपल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अब हमारे पास है स्क्वायर अरेंजमेंट, अगर हमारे पेपर में काफी बार स्क्वायर अरेंजमेंट देखने को मिलती है, राइट। तो इस स्क्वायर अरेंजमेंट को हम कम से कम टाइम में और एक केस के अंदर या फिर मिनिमम केसेस के अंदर कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे कि ज्यादातर अगर हम स्क्वायर अरेंजमेंट बनाते हैं तो इस टाइप से बनता है, राइट। अभी जैसे इसमें कहा गया है कि चार लोग क्या हैं आपके मिडिल में हैं और चार लोग कॉर्नर में हैं,
जो लोग आपके कॉर्नर में हैं वो कहाँ फेस कर रहे हैं, अवे कर रहे हैं, मतलब बाहर की तरफ हैं, और जो मिडिल में है वो आपके टूवर्ड, फेस टूवर्ड कर रहे हैं टेबल के। सिंपल। तो मतलब मिडिल वाले अंदर की तरफ देख रहे हैं और कॉर्नर वाले बाहर की तरफ देख रहे हैं। इस टाइप से आपकी कुछ ये फिगर बन रही है। अब यहाँ पे क्या होता है कि कई बार हमारे पास लिखा जाता है जो भी हमारा पॉइंट है, जैसे कि C सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ E। अब हमको नहीं पता कि E कहाँ बैठा है, E मिड में बैठा है या फिर E कॉर्नर में बैठा है। तो कई बार अगर ये जैसे हमको पॉइंट स्टार्ट करना है, अपना डायग्राम स्टार्ट करना है, तो हम वहां से दो केसेस बना के निकलते हैं कि एक बार किसी पर्सन को मिडिल में बिठाया और दूसरी बार उस पर्सन को हमने कॉर्नर में बिठा दिया। तो इस तरीके से हमारी स्टार्टिंग ही दो केस से होती है, तो ऑब्वियसली टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अगर हम इस पूरे डायग्राम को ओपन कर दें, इसको एक ओपन रो में बदल दें, इसको एक लीनियर रो में बदल दें, तो हमारे पास सिर्फ एक ही केस, हमारे मतलब एक ही केस में आंसर सॉल्व हो जाता है। ठीक है। तो ये कितने हो गए, 4 लोग हो गए। अब स्क्वायर अरेंजमेंट में आपको पता है कि इफ वन पर्सन इज फेसिंग आउटसाइड, अगर इनमें से एक पर्सन आउटसाइड दिख रहा है, ठीक है, तो दूसरा इनसाइड है, एक आउटसाइड फिर दूसरा इनसाइड, ऑल्टरनेट पर्सन डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस यहाँ पे शो कर रहे हैं। इट मींस अगर मेरे पास कोई भी पर्सन यहाँ पे आउट मतलब ऊपर की तरफ देखेगा तो वो यहाँ पे ऊपर, फिर यहाँ पे ऊपर, फिर यहाँ पे, ऐसे ही ऑल्टरनेट पर्सन आपने ऊपर की तरफ बना दिए, फिर ऑल्टरनेट पर्सन आपने बीच में और नीचे के साइड बना दिया। सिंपल। बस आपको यहाँ पे ये याद रखना कि जो ये रो है अभी दिख रही है वो एक साइक्लिक रो है। ठीक है। जैसे ये वाला जो पर्सन है वो इस वाले पर्सन का नेबर है, ये आपको माइंड में रखना पड़ेगा। ठीक है। तो आपको इस साइक्लिक फिगर का बस ध्यान रखना है। अब अगर मेरे यहाँ पे से हमने ऐसा बनाया तो इससे क्या फायदा होता है, इससे ये फायदा होता है कि मुझे जरूरी नहीं है यहाँ पे ई को मिडिल और कॉर्नर का ध्यान रखना, हम कहीं पे भी रख लेंगे और बाद में कोई कंडीशन आएगी या कोई भी हमारे पास पॉइंट आता है उसके हिसाब से हम समझ जाएंगे कौन सा इनमें से मिड है और कौन सा कॉर्नर है। मीनिंग हम इसको कॉर्नर बना सकते हैं, इसी को मिडिल भी बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। ठीक है। अब जैसे कि हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे तो हम ई को एक ही जगह बिठाएंगे और उसके हिसाब से सी को बिठाएंगे। ठीक है। अगर किसी को बोला जाता है कि हाँ भाई अब जो ये वाई है ही इज सिटिंग इन द कॉर्नर और ही इज फेसिंग आउटसाइड द सेंटर, और इस टाइप से कुछ कोई कंडीशन अगर आपके पास होती है तो यहीं से हमारा आंसर क्या आ जाता है, मतलब आपका जो मिड और कॉर्नर है वो भी फिक्स हो जाता है। बेसिकली जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी टाइप से आते हैं पोजीशन के हिसाब से, राइट। तो वो इस फिगर से भी हमारे करेक्ट ही होते हैं। ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने इस पूरे फिगर को इस पूरे रो में चेंज कर दिया जिससे हमें एक एक्स्ट्रा केस ना बनाना पड़े, जिससे हम इजीली चीजों को वहां पे सॉल्व कर दें। ठीक है। चलो ओके। अब जैसे मान लो हम यहाँ पे सी को रखते हैं अगर, तो ई के इमीडिएट राइट आप यहाँ पे ई को यहाँ भी रख सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो। ई के इमीडिएट राइट आपका सी है और यहाँ पे बोला गया कि हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, तो लेफ्ट ऑफ सी डी यहाँ पे आपका आ गया। ठीक है। अब यहाँ पे हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी, एच जो है इमीडिएट नेबर है डी का यहाँ पे, और एच और जी के बीच में दो पर्सन है जो कि व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ एच है। लेफ्ट ऑफ एच कौन होगा, देखो ये है लेफ्ट ऑफ एच इस साइड को, एच और जी के बीच में दो पर्सन है, तो ये साइक्लिक फिगर है, ध्यान रखो लेफ्ट साइड ये है तो एच और जी के बीच में दो पर्सन यहां से आ जाएंगे। इस तरीके से आप इसको ड्रॉ करते हो। ठीक है। सो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पे वीक बेस पजल में। वैसे तो ये जो पॉइंट्स यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे वो हर पजल में काम आएगा आपके। अब जैसे कि यहाँ पे हमारे पास अरेंजमेंट होता है सेकेंड टू राइट, थर्ड टू राइट, यहाँ पे आपके पास कुछ पॉइंट्स होते हैं 3 days आफ्टर डी, या 4 days बिफोर, या 4 फ्लोर्स अबव, 4 फ्लोर्स बिलो, इस टाइप के कोई पॉइंट्स होते हैं। ठीक है। उसमें ये चीज ध्यान रखनी होती है कि जैसे जो मैथ्स वाला पर्सन था वो 3 days आफ्टर डी है, इसको हम समझेंगे। 3 days आफ्टर डी का मतलब ये नहीं है कि डी और मैथ्स के बीच में 3 दिन होंगे, नहीं। आप यहां से ये चीज याद रखना इन दोनों के बीच में 3 दिन नहीं 2 दिन होंगे, 1 और 2। 3 दिन आफ्टर डी वाले मैथ्स वाला जो पर्सन है वो गया है, तो 1, 2 और 3 days आफ्टर मैथ्स। ठीक है। जैसे
इमीडिएट बिफोर डी, तो सिंपल इंग्लिश वाला जो है वो इमीडिएट बिफोर मिल जाएगा आपको ऐसे करके, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पे लिखा है 2 days आफ्टर, अगेन केमिस्ट्री जो है वो 2 days आफ्टर एफ है, तो 2 days आफ्टर एफ का अगेन मीनिंग हो गया 1 2 और केमिस्ट्री यहाँ पर। तो अब 2 डे लिखा है तो एक कम दिन इनके बीच में होगा, बस इस तरीके से आप याद रखो। जब भी मेरे पास इस टाइप की कंडीशन आएगी कि 2 days आफ्टर या 2 floors बिलो, 2 floors above, 3 days बिलो, या 3 days आफ्टर, 3 days बिफोर, इस टाइप की कोई कंडीशन आती है तो हमेशा जो 3 या 2 या 4 जो नंबर लिखा होता है उससे एक कम आप उनके बीच में बनाओगे। काफी कंफ्यूजिंग होता है बट आपको इस तरीके से बस ध्यान रखो, एक है तो उससे एक कम आप वहां पे बनाओगे, ठीक है, ठीक है, ओके। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये आपका पॉइंट हर जगह काम आएगा, फ्लोर्स में काम आएगा, सीक्वेंस में, मंथ में काम आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ब्लड रिलेशन, अगर हमारे पास कोडेड फॉर्म में गिवन हो। इस टाइप से अब की बार हमारे पास सारी एक्सप्रेशंस कहाँ हैं, ऑप्शंस में गिवन है। ऑप्शंस में गिवन होने का मतलब है हमें ये सारे चेक करने पड़ेंगे इस रिलेशन को शो करने के लिए। अब ये चीज में हम कैसे टाइम अपना बचाएं, कैसे अपने टाइम को कम करें कि जैसे हम इसको सॉल्व भी कर लें इजीली। अब ध्यान से देखो, 2 स्टेप्स होते हैं सीखने के। टी इज नेफ्यू ऑफ ए, टी नेफ्यू है मतलब टी जो है एक मेल पर्सन है, क्या है टी, मेल पर्सन। तो पहला स्टेप है एलिमिनेट ऑप्शन करने का, कैसे कि टी को मेल दिखाना है, टी के पीछे जितने भी फीमेल वाले सिंबल होंगे वो वाला ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, सिंपल। तो यहाँ पे फीमेल ये रही और फीमेल ये रही, तो अगर टी के बाद मेरे पास डिवाइड या फिर परसेंट है वो ऑप्शन आपका वहीं पे रॉन्ग हो जाता है टी के बाद। क्यों टी के बाद, क्योंकि ए परसेंट बी का मतलब ए इज डॉटर, जो भी सिंबल ए के बाद होगा उसके हिसाब से ए का जेंडर पता लग रहा है, तो इसी हिसाब से सी के बाद जो भी सिंबल होगा सी का जेंडर पता लग रहा है। तो सी के बाद डिवाइड है रॉन्ग कर दो, सी के बाद डिवाइड है रॉन्ग कर दो, सी के बाद डिवाइड है रॉन्ग कर दो। इस तरीके से हमारे 3 ऑप्शन तो इजीली यहाँ पे रॉन्ग हो गए क्योंकि सी को मेल दिखाना था। अब इन 2 ऑप्शंस में इजीली आप यहाँ पे तो आंसर कर ही सकते हो, ठीक है। जैसे हमारे पास सी इज द नेफ्यू ऑफ ए दिखाना है, तो यहाँ पे से अगर हम इसको देखें, ठीक है, तो ए डिवाइड का मतलब ए सिस्टर है एफ की और एफ जो है फादर है सी का, तो ऑब्वियसली सी आपका यहाँ पे नेफ्यू आ जाएगा, एट मतलब हस्बैंड, तो सी एक मेल पर्सन हो गया, तो हमारे पास ये ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमको इनको सॉल्व करना चाहिए। जैसे ही फर्स्ट हमने क्या किया, एलिमिनेट किया, एलिमिनेट करने के लिए हमें पता होना चाहिए मेल है फीमेल है, उसके हिसाब से उसके पीछे जो भी सिंबल होगा अकॉर्डिंग टू दैट हमें समझना है कि वो मेल है और फीमेल है। इसके हिसाब से हमारे पास 2 या 3 या एक ऑप्शन बच जाता है जिसमें हम इजीली अपना जो डायग्राम है वो सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे आप देख के ही बता सकते हो कि सी तो ऊपर की जनरेशन में आ रहा है ए से, ठीक है, तो आप थोड़ा सा आइडिया इससे हिसाब से भी लग सकते हो स्टेप 2 में कि जो ए और सी में ऊपर की जनरेशन में कौन आ रहा है। जैसे यहाँ पे हमें पता था ए जो जनरेशन है वो सी से ऊपर है, ए की जनरेशन सी से ऊपर है, तो अगर सी नीचे की जनरेशन में होगा तब तो वो ऑप्शन ठीक होगा, पर सी अगर ऊपर की जनरेशन दिख रहा है पहले से ही तो वो क्या होगा, रॉन्ग होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है डायरेक्शन। अगर हमारे पास डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन है जिसमें अब एक पर्सन की जर्नी नहीं है, 2 पर्सन की जर्नी है, और जो क्वेश्चन इस पे बेस्ड आते हैं वो भी 2 पर्सन की जर्नी के बीच में जो पॉइंट्स कवर होते हैं उन पॉइंट्स के बेसिस पे आते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 पर्सन हैं, जतिन एंड विपिन, ये 2 हमारे पास पर्सन, इन दोनों की जर्नी हो रखी है यहाँ पे, ठीक है। अब इन जर्नी के बीच में हमको इस पूरे को डायग्राम को बनाना है, मतलब आपको करना होता है जतिन का डायग्राम विपिन का डायग्राम मिक्स, और उस पूरे मिक्स डायग्राम को यहाँ पे फॉर्म करना होता है। अब आपको साथ में नहीं बनाना कि यहाँ से कुछ पॉइंट निकाला फिर वहां से, जैसे यहाँ पे आपका कुछ पॉइंट कॉमन दिख रहे होंगे आपको, ठीक है, जैसे यहाँ पे आपका के पॉइंट है, यहाँ पे भी आपका के पॉइंट है। आप कुछ मत करो, पहले अलग से आप क्या करोगे, आपका यहाँ पे देखो वहीं से शुरू नहीं करना है, आप क्या करोगे, दोनों के डायग्राम को स्टार्ट करो अलग अलग करके, ठीक है। तो पहले आपने जतिन का डायग्राम यहाँ पे बना लिया, जतिन का जर्नी आपने वहां पे बना लिया, उसके बाद आप वहीं पे से विपिन की जर्नी बनाओगे, थोड़ा सा ऐसे करके आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कौन सा पॉइंट कहाँ पर है, ठीक है।
ये आपको एक बार आइडिया लगे, आपने सारे डिस्टेंसेस देख लिए, सब चीजें आपने देख ली। उसके बाद आप उन दोनों की जर्नी को क्या करोगे, उन दोनों के डायग्राम को ऐड कर दोगे। जैसे अब यहाँ पे हमें पता है इस टाइप से आपका जतिन का डायग्राम बना, ठीक है, ये 4 है, T और ये आपका G है, ठीक है। अब K के बाद जो ये वाला जो पॉइंट है वो कितना इधर की साइड दिख रहा है आपको, ठीक है, तो ये 4 है ऊपर, ये 8 है, तो यहाँ पे से यहाँ आपका ये पॉइंट आएगा और Y यहाँ आके फिर C आपका बिल्कुल इसके नीचे। तो पहले आपको क्या करना है, पहले आपको पूरा जो डायग्राम है दोनों के अलग अलग बनाइए, उसके बाद दोनों को कंबाइन करिए जिससे आपका जो डायग्राम है वो एक्यूरेट बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप क्वेश्चंस कैसे पूछ जाते हैं, अगर मान लो इसका पॉइंट और इसके पॉइंट में कोई रिलेशन पूछ लिया, इसके पॉइंट या इस पॉइंट में आपको डायरेक्शन पूछ लिया, रिलेशन कुछ पूछ लिया, ठीक है, तो इस टाइप से जब 2 पर्सन होते हैं तो वहाँ पे उनका जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी 2 पर्सन के टाइप के होते हैं। ओके, चलिए, तो आई होप यहाँ से आपको चीजें समझ में आई होगी। वी हैव डिस्कस 10 इंपॉर्टेंट ट्रिक्स सो दैट यू विल रिमेंबर हाउ टू अप्रोच दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन। हमने डिफरेंट चीजें यहाँ पे डिस्कस करी, ओनली ऑफ यू, ओनली की स्टेटमेंट, जब कोई डायरेक्ट रिलेशन ना गिवन हो तब, डेफिनेटली ट्रू कैसे सॉल्व करते हैं, डेफिनेटली फॉल्स कैसे सॉल्व करते हैं, क्या हम उस टाइम पे सोचते हैं, क्या आइडियाज होते हैं हमारे, ठीक है। अगर 2 पर्सन गिवन हो डायरेक्शन डिस्टेंस में कैसे हम सॉल्व करते हैं, कोडेड ब्लड रिलेशन हो तो हम वहाँ पे कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस करी। आई होप यू आर गोइंग टू यूज देम इन व्हेन यू विल सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ रीजनिंग इन योर टेस्ट, और जो भी आप मॉक टेस्ट वगैरह देते हो। तो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, अच्छे से पढ़िएगा एंड अच्छे से एग्जाम दीजिए।